हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था मेसोपोटामिया सभ्यता। इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा शहरों में माल की आवाजाही। इससे पूर्व अपने टॉपिक कर चुके थे शहरीकरण का महत्व, वह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा शहरों में माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया में अगर देखा जाए तो मेसोपोटामिया खाद्य पदार्थों में तो निपुण था, यानी कि पर्याप्त मात्रा में मेसोपोटामिया में खाद्य पदार्थ उपजते थे। लेकिन अगर बात की जाए खनिज पदार्थों की तो खनिज पदार्थों का मेसोपोटामिया में हमेशा से ही अभाव रहा था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। देखो, जो दक्षिण मेसोपोटामिया का भाग था, कौन सा? दक्षिण का भाग। इस दक्षिण के भाग को देखा जाए तो यहाँ पर आभूषण बनाने के लिए क्या चीज़ है? आभूषण बनाने के लिए खनिज सामग्री का अभाव था। खनिज सामग्री का अभाव था। यानी कि अगर दक्षिण की तरफ से देखा जाए, दक्षिण मेसोपोटामिया में देखा जाए तो वहाँ पर आभूषण वगैरह बनाने के लिए, जैसे औजार हो गए, मोहरें हो गई या आभूषण हो गए, इनको बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। देखो, वहाँ पर मुख्य रूप से अगर अपने देखा जाए खजूर और पोपलार के पेड़ पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं मेसोपोटामिया में? खजूर और पोपलार के पेड़। पोपलार के पेड़। अब यहाँ पे देखो इराकी नाम दिया है। नाम क्या दिया है? इराक या इराकी नाम दिया है। अब वर्तमान में मेसोपोटामिया को किस नाम से जाना जाता है या उस इलाके को किस नाम से जाना जाता है? इराक के नाम से जाना जाता है। तो अपने इराकी यानी कि मेसोपोटामिया से ही समझेंगे, ठीक है। तो इराक की अगर या इराक की बात की जाए तो यहाँ पर खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ियाँ मिलती है, जो कि गाड़ियाँ या गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास नहीं थी। यानी कि इनकी जो लकड़ी होती है वह नाव बनाने या पहिए बनाने आदि के लायक नहीं थी, यानी कि कमज़ोर होती थी। इसलिए इनकी लकड़ी से इस प्रकार की चीज़ें नहीं बनाई जा सकती थी। और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा आपने देखें भी औजार, पात्र या गहने बनाने संबंधी क्या क्या चीज़ है? औजार, पात्र या गहने बनाने संबंधी वहाँ पर किसी भी प्रकार की किसी भी सामग्री की कोई उपलब्धता नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल में मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे लकड़ी हो गई, तांबा हो गया, रांगा हो गया, चांदी हो गई, लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना। अगर इन चीज़ों को अपने देखें तो मेसोपोटामिया का जो भूभाग था वो इनके लायक नहीं था। मतलब ये सभी खनिज जो थे या लकड़ी अपने कह सकते हैं, इसमें ये कहाँ से नहीं मिलती थी? तो मेसोपोटामिया के क्षेत्र से नहीं मिलती थी। इसीलिए मेसोपोटामिया लोगों को ये सभी चीज़ें तुर्की, ईरान या खाड़ी पार के देशों से मंगवानी पड़ती थी। कौन कौन से देशों से? तुर्की, ईरान या खाड़ी पार के देशों से मंगवानी पड़ती थी। क्योंकि इन चीज़ों से संबंधित जो सामग्री चाहिए वो कहाँ पर नहीं मिलती थी? मेसोपोटामिया में नहीं मिलती थी, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। देखो, अगर अपने बात की जाए जो मेसोपोटामिया था उसमें पर्याप्त मात्रा में कौन सी चीज़ों का उत्पादन होता था? तो खाद्यान्न पदार्थों या खेती संबंधी जितनी भी उपज है उनका पर्याप्त मात्रा में उपज होती थी। इसी के साथ उन उपजों से वह क्या बना सकते थे? कपड़ा वगैरह बनाते हैं। कपास वगैरह का पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे उत्पादन होता था, इसलिए वहाँ पे क्या बनाया जाता था? कपड़ा वगैरह पर्याप्त मात्रा में बनाया जाता था। तो ये लोग क्या करते थे? कपड़ा और खाद्यान्न जो थे, क्या चीज़ है? कपड़ा और खाद्यान्न,
ये दोनों ही चीज़ें क्या करते थे, निर्यात करते थे। और आयात में वे चीज़ें क्या लेकर आते थे, तो सोना, चांदी, रांगा, तांबा, लकड़ी। क्योंकि उस समय जो व्यापार था वह किस आधार पर होता था, वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। किस आधार पर, वस्तु विनिमय के आधार पर होता था, यानी वस्तु के बदले वस्तु देना। तो मेसोपोटामिया के लोग अपने देश से जाते वक्त या निर्यात के रूप में कौन सी चीज़ें लेकर जाते थे, तो कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद या खाद्यान्न अपने साथ लेकर जाते थे। और वापसी में आते वक्त यानी कि आयात में वो क्या चीज़ें लेकर आते थे, सोना, चांदी, रांगा, तांबा और लकड़ी आदि चीज़ें वे अपने साथ लेकर आते थे। कौन से देशों से, तुर्की, ईरान या खाड़ी पार के देशों से ये चीज़ें वे लेकर आते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी। कौन कौन से देशों की अगर बात करें अपने, जैसे तुर्की है, ईरान है या खाड़ी पार के जो देश हैं, यहाँ पर खनिज पदार्थ तो पर्याप्त मात्रा में थे। क्या चीज़ है, खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में थे। लेकिन इन देशों में कृषि उत्पाद या कृषि की संभावनाएं न के बराबर थी। क्या थी, न के बराबर थी। यानी कि कृषि का उत्पादन की दृष्टि से अपन देखें तो यहाँ पर कृषि न के बराबर थी, उत्पादन न के बराबर होता था। इसीलिए इन देशों को किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी, जैसे कपड़ा हो गया या कृषि जन्य उत्पाद हो गए, उनकी आवश्यकता पड़ती थी। और इनके पास पर्याप्त मात्रा में क्या चीज़ें होती थी, खनिज पदार्थ, जैसे सोना, चांदी, रांगा, तांबा या लकड़ी। ठीक है, ये पर्याप्त मात्रा में यहाँ होती थी। तो मेसोपोटामिया के लोग क्या करते, इनके साथ क्या करते, आयात निर्यात व्यापार या विनिमय करते थे। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनिमयों को निर्देशित करने में सक्षम हो। भी इसमें देखो बच्चों क्या बताया गया है, भी इनके मध्य क्या चलता था, व्यापार या विनिमय चलता था। ठीक है, अब इस व्यापार और विनिमय पर नियंत्रण करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक सामाजिक संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सामाजिक संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। और इससे पूर्व मैं आपको बता चुका हूं, जब आपने पढ़ा था भी शहरीकरण का महत्व, इसमें अपने टॉपिक पढ़ा था भी एक शहर को विकसित अवस्था में लाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सामाजिक संगठन की आवश्यकता पड़ती है। और व्यापार पर भी नियंत्रण करने और सही तरीके से आवाजाही करने या विनिमय करने, आयात निर्यात करने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, एक सामाजिक संगठन की आवश्यकता पड़ती है। यह सामाजिक संगठन अभियानों और विनिमयों को निर्देशित करने में सक्षम भी होना चाहिए था। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की थी। सबसे पहले अगर अपने देखा जाए भी मेसोपोटामिया के किस भाग के लोगों ने सामाजिक संगठन बनाने की शुरुआत की थी, तो वे कौन से भाग के लोग थे, दक्षिणी मेसोपोटामियाई भाग के लोग थे, जिन्होंने सर्वप्रथम किस चीज की शुरुआत की, सामाजिक संगठन बनाने की शुरुआत की थी। तो सर्वप्रथम सबसे पहले सामाजिक संगठन बनाने की जो शुरुआत थी वह मेसोपोटामिया के किस भाग के लोगों ने की थी, दक्षिण भाग के लोगों ने की थी। इसके अलावा अगर अपने बात करें भी शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा, देखो क्या क्या, शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि परिवहन की व्यवस्था, अगर परिवहन की व्यवस्था उत्तम नहीं होगी तो क्या किसी शहर का विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखो इसमें अपने उदाहरण लेते हैं भी कुशल परिवहन व्यवस्था किसी शहर के विकास में महत्वपूर्ण क्यों होती है। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है भी भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता है। देखो क्या होता है बच्चों, जब परिवहन में अपने पशुओं का इस्तेमाल करेंगे, किसका, पशुओं का इस्तेमाल करेंगे, तो आयात और निर्यात यानी कि शहरों में माल को लाना और वहां से ले जाना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। कठिन भी हो जाएगा और वह क्या पड़ेगा, महंगा भी पड़ेगा। इसके पीछे रीजन है, एक तो पशु जो है उनकी गति धीमी होती है, इसलिए सबसे पहली बात यानी कि समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा
लगेगा। स्पष्ट सी बात है भी पशु होगा तो पशु तो आवश्यकता अनुसार ही चल पाएगा, जितनी उसमें ऊर्जा होगी उतना ही वह चल पाएगा, तो समय ज़्यादा लगेगा। दूसरा, पशु के लिए पर्याप्त मात्रा में साथ क्या ले जाना पड़ता है, क्या ले जाना पड़ेगा, खाद्यान्न भी ले जाना पड़ेगा, यानी कि चारा भी उसके लिए साथ में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक तो समय ज़्यादा लग रहा है, एक चारा भी साथ में ढोना पड़ रहा है, जिससे क्या हो जाता है भी माल को लाना ले जाना बहुत कठिन और खर्चीला हो जाता है। शहरी अर्थव्यवस्था उसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जल मार्ग ही होता है। अगर परिवहन को अपने देखें, मुख्य रूप से परिवहन कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। पहला स्थल मार्ग, दूसरा जल मार्ग और तीसरा वायु मार्ग से। तो इनमें सबसे सस्ता कौन सा पड़ता है, जल मार्ग का। सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है, जल मार्ग। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। देखो इसमें क्या समझाया जा रहा है या क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है भी जो नाव होती है, नाव को पानी में चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, पतवार की या किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है, या जल के मार्ग के साथ साथ, यानी कि जिस ओर से जल बह रहा है इसी ओर वह बहती रहती है। तो इसे चलाने के लिए किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और इससे आसानी से और सुलभता से और ज़्यादा जल्दी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग भी थी। और आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया है उसे पढ़ने से यह स्पष्ट भी हो जाएगा कि फ्रात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी महत्वपूर्ण थी। किस नदी की बात कर रहे हैं, फ्रात नदी की। अपने शुरुआत में किया था कौन सा, दजला और फ्रात। इसमें फ्रात नदी की बात करें तो इसमें यह कौन से मार्ग के रूप में काम करती थी, जल मार्ग के रूप में काम करती थी, ठीक है। और यह जो मार्ग था कौन सा, फ्रात नदी वाला, उसे किस नाम से भी जाना जाता था, विश्व मार्ग के रूप में भी इसे पहचाना जाता था। तो इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक था कौन सा, शहरों में माल की आवाजाही, यह कंप्लीट हुआ। बच्चों आप इस टॉपिक को अपने नोटबुक में नोट करें और इसे लर्न करें। थैंक यू बच्चों।